वेरी गुड इवनिंग, आई लव यू। क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी के सभी? बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आ जाओ अर्जुना। नहीं, लक्ष्य है आज तो। बहुत बढ़िया लक्ष्य वालों, कैसे हो? राधे राधे, नमस्कार। गोरिल्ला आर्मी बहुत ही बढ़िया, सभी लोग मस्त होंगे। गोरिल्ला आर्मी की जय हो। जल्दी से आ जाओ, तुरंत से, बहुत जल्दी से आ जाओ। मतलब तुम टाइम तो लगाते नहीं, मुझे पता है। तुम पढ़ने में इतने इतने एडिक्टेड हो ना, मतलब क्या बताऊं। मतलब तुम्हें पढ़ाई में, मतलब मेरे को तो लगता है मैं तो 1-1.5 घंटे क्लास लेता हूं, तुम्हारा मन करता है 8-6 चलने दो। आज अर्शी सर 6 घंटे की क्लास लगा दो एक साथ। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं? क्या हाल समाचार? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गोरिल्ला आर्मी बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आ जाइएगा सारी की सारी। हाँ, याद करते हो क्या या भूल जाते हो? मुझे तो वैसे लगता नहीं है, तुम ज्यादा याद तो नहीं करते होंगे वैसे, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है भूल जाते हो तुम। तुम्हें लगता है कि भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है ना, कुछ बच्चे याद करते हैं, एक होता है कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं कैसे वाले हैं बच्चे। कैसे हो तुम? तुम याद करते हो या तुम भूल जाते हो? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू, बहुत सारा प्यार। 2000 तुम दिल कर नहीं सकते बेटा, कर सकते हो क्या? ये जो नीचे की तरफ दिल है ना, 126 जो दिख रहा है, इसको 2000 कर दो। कर दो बेटा, इसको 2000 कर दो। फिर जल्दी से 2000 कर दो इसको बेटा। आज देखते हैं आज तुम कितना करोगे। देखते हैं 2000 कर सकते हो क्या। ज्यादा नहीं, बस 2000 कर दो इसको। ये जो दिल है ना, इसको 2000 कर दो। ये बात नहीं हो रहा ना, मुझे पता है बेटा। ये 220 ही है बेटा। 300 अरे 20,000 कर सकते हो क्या तुम? ना हो पाएगा मुन्ना तुमसे। 20,000 ना हो पाएगा। अच्छा, 550 तो करवा दिया। ओ 816, अरे सर आपने हमें, आपने आज छेड़ दिया अर्शी सर, आज नहीं छोड़ेंगे। अरे 1100, अरे भाई साहब क्या करते हो तुम? अरे भाई, अरे 1300, अरे भाई साहब, अरे गजब हो तुम तो यार। मैंने तो 1600, अरे भाई क्या बैठ गए क्या उसके ऊपर? अबे उस पे ही बैठ गया क्या? अबे 1900, अबे तेरी तो भाई, क्या कर रहे हो तुम? ओ भाई साहब 2300, जय हो प्रभु। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ 2600 भाई, ओ भाई ओ भाई क्या, कोई स्पैमर आ गया क्या यहाँ पे भाई? तुम्हारी इतनी इतनी भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई साहब 3200 भाई, मैं हाथ जोड़ लिए तुम्हारे। अरे मान गए भाई साहब, मान गए मान गए। 3500 भाई साहब, आज तो ना रोकोगे तुम, आज ना रोको तुम। अरे भाई 3700, अरे भाई साहब, अरे लक्ष्य बैची है ना भाई। 3900, लिटरली यार। 3974, अब थोड़ा धीरे हो गया है। हाँ, ये हाई बना है। 4016 भाई, 4000 भाई साहब। चलो बस 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 बस, अरे 4118 पढ़ाने दो भाई। वो चलता रहेगा, मैं उसको देखता रहूंगा भाई। हाँ, मैं उसको देखता रहूंगा। अब रुक जाओ, थोड़ा सा होल्ड पे रहो। है ना, 4100, 4213, 4213, बस अब हो गया। अब पढ़ ले, पढ़ लो, आ जाओ। आओ बेटा, 4235, अब रुक जाओ भाई थोड़ा सा। भाई साहब 4295, क्या कर रहे हो तुम? 4372, क्या आग लगा रखी है क्या भाई आज? 4410, क्या चाहते हो तुम? नहीं पढ़ाऊं आज? है, क्या चाहते हो, पढ़ाऊं नहीं? ये बताओ, क्या चाहते हो, नहीं पढ़ाऊं? है, 4407, ओ भाई साहब। चलो भाई, चलो चलो चलो, ठीक है भाई। नहीं नहीं, 10,000 नहीं करना भाई, हो गया बस, जितना होना तो हो गया। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बहुत बढ़िया, पढ़ो जल्दी, आ जाओ। बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक बहुत सारी बातें की थी, और आपको पता है बात तो अपन करते रहते हैं, क्योंकि अपन को पढ़ना है। और अगर अपन को पढ़ना है तो अपन को बात भी करनी पड़ेगी, और बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैंने इस चैप्टर में आपसे करी हैं, और मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि ये चैप्टर अपने आप में बड़ा ही शानदार है, जानदार है, क्योंकि आप इस चैप्टर को वैसे ही पढ़ो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों को। बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मस्त रहो। और यही फायदा है एक ऐसे बैच को पढ़ाने का, जिस बैच में बच्चे बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं टीचर को कि सर आप पढ़ाओ, बस मजा आ रहा है। पर तुम्हारे बैच की सबसे बड़ी खास बात बताऊं, कि तुम्हारे बैच में कभी भी कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं मिलता कि हर्षि सर और पढ़ाओ, कम पढ़ाओ। आपको लगता है कि हर्षि सर उतना पढ़ाएंगे जितना जरूरी होगा।
तो मैं उतना तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, जितना तुम एक दिन में कर सकते हो। सिलेबस भगाना मेरा कभी भी मोटिव नहीं रहा, और ये बात तुमने देख भी ली होगी, मैं सिलेबस को भगाने पे विश्वास नहीं रखता, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी सिलेबस को भगाने पे विश्वास नहीं रखें। बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस इतना ही पढ़ते जाओ, बस ज्यादा नहीं पढ़ना। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊं तब तक एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, जितनी पढ़ा दी है उतनी तुम पढ़ लेना बस मेरे साथ साथ, इतना तुम्हारा काम है। बहुत ही बढ़िया वाला, बट ऐसे ही पढ़ते रहो। देखो 1-2% बच्चे होते हैं स्पैमर टाइप होते हैं, बट ठीक है दोस्त, उनका भी होना जरूरी है, मगर वो भी ये चीज समझते हैं कि टीचर मेहनत पूरी कर रहा है तो हम लोग भी मेहनत पूरी करें, ठीक है। सो मेरे ख्याल से लव यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों को इतना सब कुछ साथ देने के लिए। चलते हैं अब जरा थोड़ा सा आगे, और आज हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले रिकैप के बारे में। हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत सारे प्यारे प्यारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप सभी लोगों को याद भी है तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर के अंदर आखिर कौन कौन से पॉइंट थे जो हमें डिस्कस करने हैं। चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है अभी थोड़ी देर के लिए, बस मेरी बात सुनते रहो। बेटा हम लोगों ने रिकैप के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले हमने डीएनए की संरचना पढ़ी थी, एक बहुत ही प्यारी। हमने पढ़ा था कि डीएनए की संरचना क्या होती है। ये चैप्टर बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था हमने डीएनए की एक प्रॉपर संरचना पढ़ी, हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, हमने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा, हमने पढ़ा डीएनए में फॉस्फेट क्या होता है, शर्करा क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जो डीएनए होता है वो अधिक स्थायी होता है जबकि आरएनए कम स्थायी होता है। हमने पढ़ा कि जो डीएनए होता है वो मोस्टली आनुवांशिक पदार्थ होता है पादप जंतुओं में। हमने ये भी पढ़ा कि सच में ये जो पूरी की पूरी संरचना है ये अपने आप में बड़ी खास है। हमने पढ़ा डीएनए कैसा घुमा होता है, डीएनए का बी डीएनए मॉडल क्या होता है, वाटसन और क्रिक ने आखिर कौन सा मॉडल बी डीएनए मॉडल बताया, वो सब कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा कि 20 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, हमने पढ़ा 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, हमने पढ़ा 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, हमने पढ़ा 10 नाइट्रोजन क्षारक कैसे घूमे के लगे रहते हैं। वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। हमने पढ़ लिया कि अगर एक डीएनए में 20% एडिनिन है तो थाइमिन भी 20% ही होंगे, क्योंकि एडिनिन के और थाइमिन के नंबर बराबर होते हैं। हमने पढ़ लिया कि डीएनए की संरचना के लिए किस किस तरीके के हमने कौन कौन से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का प्रयोग किया। एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ना जरूर प्लीज, फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आओ तुम कर ही आओगे। हमने पढ़ा कि सच में ऐसी संरचना क्यों होती है। हमने पढ़ा कि जो डीएनए होता है इसको आप आनुवांशिक पदार्थ कहते हो। उसके लिए सबसे पहला मॉडल हमने पढ़ा जो ग्रिफिथ का मॉडल था, जिसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या रूपांतरण प्रयोग कहा था। हमने पढ़ा था कि ग्रिफिथ का जो मॉडल होता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सारी चीजों को समझना। हमने बताया था कि ग्रिफिथ का मॉडल होता है इसको समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ग्रिफिथ के मॉडल में हमको बताया गया कि आखिर सच में एस प्रभेद और आर प्रभेद क्या होता है। हमने ग्रिफिथ के मॉडल को क्लियर करने के लिए एक जैव रासायनिक प्रयोग भी किया था, बायोकेमिकल एनालिसिस किया था, जिसका नाम था एवेरी मैक्लॉयड मैकॉर्टी, डीएनए आरएनए और प्रोटीएज वाला एग्जाम्पल। और फिर हमने किया था P32 और S35 वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ। मैंने आपसे कहा था डायग्राम आप उसमें एनसीईआरटी का रखना। हमने P32 और S35 दोनों का ही प्रयोग किया था। मेरे ख्याल से लगभग एक लेक्चर और होगा जिसके अंदर थोड़ा सा इधर उधर चीजें चलेगी, उसके बाद सारी की सारी चीजें बस उन्हीं 3 टॉपिक पर चलेगी जो आपने पढ़ा है, पढ़ना है, प्रतिकृतियन, अनुलेखन, अनुवादन। यहां तक हमने लगभग पूरी बात पढ़ ली थी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं जरा आगे। देखो बेटा डीएनए के बारे में तो हम लोगों ने लगभग सारी बातें डिस्कस कर ही ली है और बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने वो डिस्कस कर ली है। अब देखा जाए तो बायोलॉजी के अंदर एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं डीएनए का प्रतिकृतियन। मगर उससे पहले दोस्तों एक और बात हम कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं आरएनए संसार। हम लोग मानते हैं कि डीएनए से पहले जो आनुवांशिक पदार्थ था वो आरएनए था, तो इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आरएनए संसार, यानी कि डीएनए से पहले हम लोगों के पास जो टॉपिक था वो था आरएनए। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ जो था वो आरएनए था। इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। हम जानते हैं कि इसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। हम जानते हैं कि ये प्रथम आनुवांशिक पदार्थ था क्योंकि डीएनए दोहरी श्रृंखला का होता है और आरएनए सिंगल श्रृंखला का होता है, तो ये प्रथम आनुवांशिक पदार्थ था। बोलो बात सही। हम लोगों ने जब सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा था तब हमने यह भी पढ़ा था कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि आरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है।
हम ये भी जानते हैं कि कई बार जो आरएनए होता है वो उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम की तरह, कैटालिस्ट की तरह काम करता है, जैसे राइबोजाइम। मैंने बताया भी था आपको, सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होंगे, एक एंजाइम प्रोटीन से नहीं आरएनए से बना होगा, जिसे हम राइबोजाइम कहेंगे। तो राइबोजाइम आरएनए द्वारा निर्मित होता है। जो एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक के समान कार्य करता है। डन है बेटा। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, वो तो आपको पता है। एक आरएनए में स्प्लाइसिंग की अभिक्रिया और होती है। वैसे अभी याद मत करो, स्प्लाइसिंग आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है, छोड़ो, वो पॉइंट ही नहीं लिख रहा मैं। इतना पॉइंट क्लियर है। हम ये बात बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ था, वो कौन था? वो था आरएनए, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। सही बात है। अब बेटा जब इतनी सबसे बड़ी चीज हो जाती है तो आप लोगों को एक बात पता है कि हम लोग एक छोटी सी बात डिस्कस भी कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम था प्रतिकृतियन। मेरे ख्याल से आपको भी याद होगा ये वाला टॉपिक। तो हमने ये बात पढ़ी है, प्रतिकृतियन का मतलब क्या होता है? जो डीएनए होता है, जब उससे आप डीएनए बनाओगे तो बेटा इस अभिक्रिया को आप प्रतिकृतियन कहते हो। डीएनए से डीएनए का निर्माण। बोलो बात सही है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बायोलॉजी के अंदर दो तीन बातें यहां पे आ जाती हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन, अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन और वहीं पे यूकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन, बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको पता है कि केंद्रक पाया ही नहीं जाता। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रतिकृतियन होगा वो होगा कोशिका द्रव्य में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्रक में पाया जाता है। बोलो बात सही? अगर आपको याद हो तो आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास 11th में, कोशिका चक्र। उसके अंदर एक प्रावस्था पड़ी थी, एस प्रावस्था। तो एस प्रावस्था के अंदर डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, ये बात आप सभी को लोगों को पता है। बोलो बात सही? और प्रतिकृतियन का मतलब ही होता है डीएनए की कॉपी बनाना। अगर आपने डीएनए की कॉपी बना ली तो इसका मतलब है आपने प्रतिकृतियन को पूरा कर दिया। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। कोई भी कैसी भी टेंशन नहीं है। प्रतिकृतियन का सभी को मतलब समझ में आ गया होगा। जब आप डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाओगे तो उस पूरी अभिक्रिया को हम लोग प्रतिकृतियन कहते हैं। ठीक बात है? अब आ जाओ जल्दी, मेरे पॉइंट ध्यान से सुनना। जो सामने लिखा हुआ है वो एक बार देख लो कि वहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सामने लिखा हुआ सब कुछ क्लियर है ना? अब आ जाओ बेटा। बायोलॉजी में जो प्रतिकृतियन होता है इसके प्रकार पाए जाते हैं। देखो मैं बोलता हूं आपसे कई बार, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, अपने पास डायग्राम ही डायग्राम है। तो मेरी बात जरूर ध्यान से सुनना। प्रतिकृतियन के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के प्रतिकृतियन होते हैं, 3 प्रकार के। तो यहां पे 3 प्रकार के प्रतिकृतियन बता रहा हूं, ये और फिर ये। सही है? 3 प्रकार के प्रतिकृतियन। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपने डीएनए का डायग्राम देखा था तो सभी लोगों को पता है कि डीएनए कुछ ऐसा होता है। सही बात है? अब मान लो आपके पास यही डीएनए जिसके ऊपर आपको कार्य करना है। ठीक बात।
तो ये डीएनए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको ओ लिख रहा हूं। हर्षित सर, ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ओल्ड डीएनए, और एक एन और लिखूंगा, एन का मतलब है न्यू डीएनए। इतनी तो इंग्लिश समझ में आ जाती है ना, नया डीएनए और पुराना डीएनए। कितना आसान है बायोलॉजी, डायग्राम से समझना, जरा रटना बिल्कुल भी नहीं है, सामने देखना बस। अब प्रतिकृतियन तीन प्रकार का होता है, एक होता है संरक्षी, एक होता है अर्ध संरक्षी, और एक होता है प्रक्षेपी। सर इंग्लिश बिल्कुल लिखूंगा, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, और डिपर्सिव। सर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी खुद देख लेना डायग्राम के बाद, मुश्किल है आसान है तुम खुद बता देना। मुझे डीएनए से डीएनए की कॉपी बनानी है, तो डीएनए से डीएनए की जो कॉपी बनेगी उसके लिए बायोलॉजी में तीन चीज दी थी, संरक्षी, अर्ध संरक्षी, प्रक्षेपी। संरक्षी का मतलब क्या होता है? संरक्षी का मतलब होता है कि जो पुराना डीएनए है वो तो आपके पास एज इट इज रहेगा, ओल्ड, मगर उसके साथ साथ आपके पास एक नया डीएनए भी आपको अगर बन के मिल जाता है तो इसे हम बोलते हैं संरक्षी, एन का मतलब न्यू। यानी कि जब आपको पुराने डीएनए से नया डीएनए बनाना है तो पुराना डीएनए तो आपके पास ऑलरेडी होगा, मगर उससे आप एक नया डीएनए और बना लेंगे, और इस चीज को हम बोलते हैं संरक्षीय अभिक्रिया। संरक्षी का मतलब सुरक्षित रख दिया, पुराना डीएनए सुरक्षित है, उससे पूरा नया डीएनए बनाया है। अर्ध संरक्षी का मतलब क्या होता है? अर्ध संरक्षी का मतलब यह होता है कि आपके पास ऐसा डीएनए मिलेगा, आधा नया और आधा पुराना, इसे हम बोलते हैं अर्ध संरक्षी। आधा नया डीएनए, आधा पुराना डीएनए, अर्ध संरक्षी, आधा नया आधा पुराना। और प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में होता है, कुछ नया होता है, कुछ पुराना होता है, कुछ नया होता है, कुछ पुराना होता है, कुछ नया, कुछ पुराना। इस प्रकार से जो होता है वो प्रक्षेपी होता है। देख लेना जरा, बोलो डायग्राम क्लियर है? आपको नया वाला डीएनए भी मिलेगा और आपको पुराना वाला डीएनए भी मिलेगा, ओल्ड भी और न्यू भी, मगर टुकड़ों में मिलते हैं इसमें, जिसे हम बोलते हैं प्रक्षेपी। तुम्हारी एनसीईआरटी में उसके बारे में भी कुछ नहीं दे रखा, इसके बारे में भी कुछ नहीं दे रखा, इसके बारे में दे रखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा आपसे नीट के एग्जाम में अगर आता है तो, कि मनुष्य के अंदर कौन सा प्रतिकृतियन पाया जाता है, तो आप बोलेंगे अर्ध संरक्षी। इसका मतलब आधा डीएनए नया होता है और आधा डीएनए पुराना होता है। बोलो बात सही है क्या? तो एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, डीएनए का प्रतिकृतियन अर्ध संरक्षी होता है। इसका मतलब आधा डीएनए नया आधा पुराना, आधा डीएनए इज इक्वल टू न्यू, मतलब एक श्रृंखला नई और एक श्रृंखला पुरानी, ये लिखना ज्यादा सही है ना? एक श्रृंखला इज इक्वल टू नई और दूसरी श्रृंखला बराबर पुरानी होती है। समझ गए? अर्ध संरक्षी का मतलब डीएनए की एक जो श्रृंखला है वो तो नई होगी और एक श्रृंखला पुरानी होगी, इसी को ही अर्ध संरक्षी अभिक्रिया बोलते हैं। बताओ क्या डन है पॉइंट? कोई दिक्कत है? पॉइंट बता दो, क्या ये जो मैंने लिखा है ये सब कुछ क्लियर है क्या? अगला पॉइंट, प्रतिकृतियन के बारे में। वॉटसन व क्रिक ने बताया, बोलो बात सही। मगर यहां पे दो अलग अलग क्वेश्चन और आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु में किसने बताया, जीवाणु
जीवाणु का नाम है ई कोलाई, एस्ट्रेशिया कोलाई होता है। में प्रतिकृतियन किसने बताया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताया था मेसेल्सन और स्टाल ने। वहीं पे ही अगला पॉइंट है कि पादप में प्रतिकृतियन, और पादप भी कौन सा? वीसिया फाबा, याद रखना है ये, जिसे हम फाबा बीन भी बोलते हैं। फाबा, फाबा बीन, ठीक है, फाबा होता है फाबा। इसमें प्रतिकृतियन टेलर नामक वैज्ञानिक ने बताया। बताओ दोनों पॉइंट क्लियर हैं? अच्छे से मेरी बात दिमाग में घुस गई है जो मैंने बोली अभी तक? मैंने क्या बोला? ई कोलाई में, फावा बीन्स में, इनमें प्रतिकृतियन बताया गया। लगभग लगभग ईयर भी याद रख सकते हो, 1958 के आसपास बताया गया, 1958 में। बोलो क्या डन है? चले आगे। बेटा ये जो टेलर ने जो बताया फाबा बीन्स में, टेलर ने, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडाइन का उपयोग किया। टेलर ने रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी बेटा वो होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन को निकालते हैं। रेडियोधर्मी थाइमिडाइन का उपयोग किया। कोई बोलेंगे कि फाबा बीन्स क्या होती है, तो ये सेम होती है, सेम। सेम की फली जानते हो? सेम की फली, ये वही होती है फाबा बीन, सेम की फली। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? चलूं, क्लियर है बात? कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, जहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन आ सकता है। ये जो रेडियो एक्टिव थाइमिडाइन है, यहां से भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। मैंने स्टार लगा दिए हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स पर। डन है? एक बार ध्यान से देख लो, मैंने कुछ ऐसा बताया हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो देखो, पहला ये वाला पॉइंट, ये वाला पेज एक बार पढ़ के देख लो, क्या जो भी मैंने बताया क्या वो सभी लोगों को क्लियर है? पढ़ के देख लो बेटा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो जो तुम्हें समझ में नहीं आया हो। हर एक लाइन को समझ के देख लो, एक बार पढ़ के देख लो अच्छे से। बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत? चीजें आसान हैं। अगला पेज देख लो। प्रतिकृतियन तीन प्रकार का हो सकता है, संरक्षी, अर्ध संरक्षी और प्रक्षेपी। यानी कि डीएनए की अगर दोनों श्रृंखला पुरानी पुरानी है, नई नई है, तो ये संरक्षी होगा। आधी नई आधी पुरानी है तो ये अलग होगा, और तीसरा वाला अलग होगा। तीनों सामने हैं। ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला तो। अच्छा, मैं कुछ 3D मॉडल भी देख रहा था कल, तो मुझे कुछ 3D मॉडल दिखे इसमें, तो मैंने सोचा भी, मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं 3D मॉडल डिस्कस करूंगा। देखते हैं, वैसे तो आ जाएगा। देखो एक तो गुणसूत्र का डायग्राम मैं आपको भेज भी दूंगा। ये एक गुणसूत्र का डायग्राम देखो, देखो ऐसा होता है डीएनए। ये तो कभी आपको दिखाया भी होगा, देखो ये रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक गुणसूत्र है, और गुणसूत्र के अंदर डीएनए भी है। ये मैं सेंड टू स्टूडेंट कर देता हूं, आप सबको मिल जाएगा। और भी कुछ थे इसमें, मैंने देखा था कल,
मैं कल ऐसे ही चेक कर रहा था तो यहां पे मुझे कुछ चीज दिखी थी। देखो डीएनए की संरचना सारे तुमको भेज दूंगा मैं, ठीक है, सब तुमको भेजूंगा, मगर खुल जाए। क्लिक तो कर दिया है, कैसे आएगा? नहीं आ रही क्या? ये कैसे नहीं आ रहा? हम्म, एक ये पॉलिनेशन पढ़ाया था कभी आपको? ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन का डायग्राम है, भेज देता हूँ। वैसे तो कोई काम का है नहीं है तुम्हारे, मगर वो नहीं मिल रहा है यार, वो क्यों नहीं खुल रहा? चलो इसमें नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। ये देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो दिखा दिया ना। ये देखो, ध्यान से देखो, देखो डीएनए है, ये डीएनए है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से देखो जुड़ा हुआ है, और ये मिलके क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है, क्रोमोसोम। देखो ये बन गया क्रोमोसोम, ये रहा क्रोमोसोम। तो डीएनए और क्रोमोसोम एक ही चीज होती है, ये क्लास 11 से पढ़ा हुआ तुमने। और मैंने भी अभी पढ़ाया था तुमको, डीएनए की थोड़ी सी पैकेजिंग बताई थी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है। तो ये डीएनए है, ये येलो येलो कलर से जो दिख रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन है। इन पे जब डीएनए लिपटेगा तो गुणसूत्र बना लेगा, सेंट टू स्टूडेंट। ये भी तुमको भेज दिया मैंने, तुम्हारे पास रहना चाहिए ये भी। और देख लेता हूँ भाई, कुछ मिलता है तो। हम्म नहीं बेटा, ये तो खुल ही नहीं रहे। चलो कोई नहीं, दो ही चीज बहुत है। तुम्हारे पास चेक करना कि कहाँ आते हैं, मुझे पता नहीं है, मगर सेंट टू स्टूडेंट में बच्चों के पास पहुंच जाती है वो चीज, तो एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारे पास कहाँ आएंगे। चले, अब बेटा डीएनए का प्रतिकृतियन जो होता है, मेसेल्सन और स्टाल ने बताया था इकोलाई के अंदर। यही पढ़ना है हमको, आज का टॉपिक यही है, बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रकृति बराबर मेसेल्सन व स्टाल का प्रयोग। ठीक है, हमें मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग करना है कि इन्होंने आखिर क्या काम किया था। मेसेल्सन और स्टाल ने सबसे पहले डीएनए की जो अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति को देखा था, वो किसमें देखा था? ई कोलाई में, ई कोलाई पर कार्य किया। और कब किया था? 1958 के आसपास। ईयर एक बार चेक कर लेना, क्या यही ईयर है क्या 1958? एक बार ईयर देख लेना, मेरे को ईयर का थोड़ा सा आइडिया कम है, ईयर देख लेना। इन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन के समस्थानिक का प्रयोग किया। नाइट्रोजन समस्थानिक पर कार्य किया। केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, नाइट्रोजन के समस्थानिक वही जो नाइट्रोजन के, जैसे तुमने पढ़ा होगा N14 N15 समस्थानिक होते हैं। नाइट्रोजन के कई सारे प्रकार होते हैं ना, ऐसे ही, जिसमें एक समस्थानिक तो था, वो था भारी, और एक समस्थानिक कैसा था? हल्का समस्थानिक था। जो भारी समस्थानिक था उसको बोलते थे N15, जो हल्का समस्थानिक था उसको बोलते थे N14। कई जगह पे इसको 14N भी बोल रखा है, तो तुम कंफ्यूज मत होना। कई जगह पे N15 को 15N बोल रखा है, कई जगह पे N14 को 14N बोल रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। ये किया क्या गया था? ये इन्होंने प्रयोग के लिए यूज में लिया था। ये NH4Cl ही है, ये भी NH4Cl है,
मगर एक था 15 और एक था 14, बस ये अंतर था। NH4Cl यूज में लिया था 15 और 14। प्रयोग के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयोग लेंगे ना, इन्होंने इसका प्रयोग किया था N15 और N14 का। क्या किया था, अभी दिमाग नहीं लगाना, कैसे काम किया था बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, वो तो आगे अपन अभी एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। बोलो चलूं आगे, पक्का मेरी हर एक बात को सुनना। और मेरे ख्याल से आज सारे के सारे बच्चे एक चीज दिमाग में रखेंगे, N15 भारी होता है, N14 हल्का होता है। 15 किलो भारी होता है, 14 किलो हल्का होता है, इतना मानते हो ना सब? 15 किलो भारी है और 14 किलो हल्का है, बस इतनी सी बात माननी है। आ जाओ, अब कैसे क्या कार्य किया वो देखते हैं। इन्होंने बेटा एक DNA लिया और इस DNA के ऊपर N15 लगा दिया, N15 या 15N कुछ भी मान लो। 15N भारी होता है, ठीक है। तो जो DNA था इनके पास, ये जो DNA था, इस पे इन्होंने N15 लगा दिया। मैं 15-15 लिख रहा हूं, N15 नहीं लिख रहा, 15-15 लिख रहा हूं, यानी कि भारी लगा दिया। अब बेटा एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, तुमने नहीं भी देखी हो तो कोई बात नहीं। एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है, जो चीज भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर रह जाती है। तो तुमने भी देखा होगा, अगर तुम किसी एक ऐसे पानी भर लेते हो और इसमें मिट्टी डाल देते हो, तो मिट्टी का जो कण भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो कण हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। सही बात है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने इसी चीज का आगे एक अपकेंद्रण करवाया, यानी कि सेंट्रीफ्यूज करवाया। अपकेंद्रण, इसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। तो क्या देखा इन्होंने, इन्होंने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब थी, उसमें बताओ ये 15 ऊपर ही ऊपर जाएगा, हल्का है या भारी है? आप कहोगे अर्षित सर भारी है, भारी है तो इसका मतलब नीचे नीचे आ जाएगा, यानी कि DNA नीचे नीचे बैठ गया, ये रहा। और कैसा DNA था, ये था 15-15 वाला, N15 वाला DNA था, भारी DNA था। सही है, कोई दिक्कत है? जो चीज नीचे बैठती है वो है तले में, तो तले में बैठ गया N15 क्योंकि ये भारी DNA था। अब क्या किया इन्होंने, यही DNA वापस लिया, ध्यान से देखते रहना बेटा, रटना नहीं है। यही DNA वापस लिया, ये रहा, ये तो पहली स्थिति थी, ये दूसरी है। और इस DNA को लेने के बाद इन्होंने आगे N14 लगा दिया, ये N14। तो आपको पता है DNA प्रतिकृतियन कैसा होता है, मैंने अभी अभी लिखवाया था। DNA का प्रतिकृतियन अर्ध संरक्षी होता है, आधा DNA नया होता है, आधा DNA पुराना बनता है, ऐसा ही होता है। ठीक बात है, लिखा है DNA का प्रतिकृतियन अर्ध संरक्षी होता है, आधा DNA नया बनेगा, आधा DNA पुराना बनेगा। सही बात है। इसका मतलब पहले तो इस DNA को अलग अलग कर लो, सर कर दो, ये लो बेटा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस पे लगा हुआ था 15 और इस पे भी लगा हुआ था 15। जो नया DNA बनेगा वो किससे बनेगा, 14 से। ठीक बात। तो एक नया DNA बन गया, मान लो ये, एक नया DNA बन गया, मान लो ये बनेगा, N14 लगा होगा, इस पे भी N14 लगा होगा। सही बात है। अब जब इस चीज का इन्होंने अपकेंद्रण करवाया तो क्या देखा, ये अपकेंद्रण करवाया, तो फिर इन्होंने जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या देखा वो जरा तुम खुद बताओ। जो DNA है अब ये 15-14 वाला, ये पहले से ज्यादा भारी होगा या पहले से हल्का होगा? बेटा उसमें था 15-15, वो ज्यादा भारी। अब DNA आया 15-14, यूं मत कहना 2 DNA है, एक DNA कोई भी मान लो, 15-14। तो 15-14 वाला 15-15 से तो हल्का ही होगा बेटा, सीधी सी बात है। 15 और 15 वो 30 किलो का है, ये 29 किलो का है, 1 किलो का फर्क है। इसका सीधा सा मतलब जो DNA है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये पहले से, पहले ज्यादा नीचे था अब ऊपर आ गया। तो ये क्या है, ये है 15-14। बताओ, आसान है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है N15 भारी होता है, N14 हल्का होता है, तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। पहले वाला ज्यादा नीचे था, थोड़ा और ज्यादा नीचे कर दो इसको, थोड़ा लग रहा है तो ये थोड़ा और नीचे कर दो, वो थोड़ा और ऊपर चलेगा।
अब अगली कंडीशन क्या होगी? अब इनके पास डीएनए कौन सा था? इनके पास डीएनए था ये वाला, N15-14 वाला। तीसरी कंडीशन, थर्ड, क्या होगा तीसरी कंडीशन में? सारे बच्चे जानते हैं, आ जाओ जरा। वापिस से इन्होंने किस में रख दिया? इसको रख दिया उसमें ही, N14 में। तो पहले तो इन दोनों डीएनए को अलग अलग करो, हरे वाले को अलग करो, ये लो हरा वाला अलग हो गया जिसमें लग रहा था 14। 15 वाले को अलग करो, लो 15 वाला अलग हो गया। जो नया डीएनए बनेगा उसमें क्या लगा होगा? उसमें लगा होगा 14-14, ये लग गया 14, ये भी लग गया 14। बता देना जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रही है कि बात? जब इन्होंने इसका अपकेंद्रण करवाया, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या दिखा? बताओ क्या दिखा होगा आपके अनुसार सेंट्रीफ्यूज मशीन में? इनको यहां पे सेंट्रीफ्यूज मशीन में दिखा होगा क्या? इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन में दिखा होगा कि एक तो ऐसा डीएनए है जो 15-14 वाला है, ये रहा बेटा। एक तो ऐसा डीएनए है जो 15-14 वाला है, ये रहा मान लो। मगर एक डीएनए इससे भी हल्का होगा जो है 14-14 वाला, ये रहा बेटा। 14-14 वाला डीएनए जो इससे भी हल्का है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको हर बार यह समझ में आएगा कि डीएनए हर बार अर्ध संरक्षी हो रहा है। बोलो बात सही है बेटा? ये जो सेंट्रीफ्यूज जो अपकेंद्रण इन्होंने यूज में लिया, इस अपकेंद्रण का एनसीईआरटी नाम भी बोलती है सीजियम क्लोराइड घनत्व सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो ये जो मशीन है सेंट्रीफ्यूज, जो नाम है वो है सीजियम क्लोराइड घनत्व सेंट्रीफ्यूज, ये है CSCL। घनत्व अपकेंद्रण। सीजियम क्लोराइड एक मटेरियल है जिसको इन्होंने उपयोग किया, और इन्होंने बोला कि एक हल्का होता है एक भारी होता है। बिल्कुल सही बात है, हर बार डीएनए अगर आप देख रहे हो तो हल्का भारी बने जा रहा है। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? कोई भी कैसी भी दिक्कत है क्या यहां तक? किसी को भी पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। फिर बता देता हूं, N15 भारी है, N14 हल्का है। N15 और 14 क्या है? ये दो चीजें हैं, ये समस्थानिक है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा समस्थानिक, नहीं भी पढ़ा तो बस इतना याद रखो, N15 भारी, N14 हल्का। और डीएनए का प्रतिकृति तुमको लिखवा दिया अर्ध संरक्षी होता है। तो हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि सबसे पहले डीएनए लिया, इसमें N15 डाल दिया, तो दोनों के दोनों जो डीएनए भारी हो गया, भारी है तो नीचे नीचे बैठ गया। अगली बार यही डीएनए ले लिया 15-15 वाला, इसको 14 में डाल दिया, तो एक में 15 लग जाएगा, एक में 14, एक में 15, एक में 14। तो कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा सा हल्का होगा तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। जबकि तीसरी वाली कंडीशन जो है, जो फाइनल वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में एक 14-14 और बनेगा जो सबसे हल्का होगा। यानी कि डीएनए जो होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। यह बात हमको यहां से क्लियर हो गई कि डीएनए प्रतिकृतियन बराबर अर्ध संरक्षी। यह बात हमें क्लियर हो गई। डीएनए का प्रतिकृतियन हमेशा अर्ध संरक्षी होता है, आधा डीएनए नया होता है और आधा डीएनए पुराना होता है। बता दो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100% बात बिल्कुल क्लियर है, पक्का? चलें आगे, कोई दिक्कत? बेटा ये जो 15-14 वाला जो डीएनए होता है ना, 15-14 वाला डीएनए, इसे हाइब्रिड डीएनए यानी कि संकर डीएनए बोलते हैं। संकर का मतलब मिक्स डीएनए है ये। तो ये वाला डीएनए कौन सा डीएनए होता है? संकर डीएनए है। संकर डीएनए है ये, संकर। ये भी संकर डीएनए है क्योंकि इसे 15-14 मिक्स है। अगर 15-14 मिक्स नहीं हो, अगर 14-14 है तो संकर नहीं है। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड डीएनए है। संकर का मतलब है हाइब्रिड, हाइब्रिड है, हाइब्रिड डीएनए। बोलो पॉइंट क्लियर? 100% कोई थ्योरी को देखने की जरूरत है इसमें? बिल्कुल डायग्राम से सब कुछ क्लियर है। चलें आगे, आ जाओ।
तो सीधी सी बात है हर्षित सर कि जो आपने बताया कि डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, अब इसका मतलब ये हम क्लियर कर चुके कि डीएनए का प्रतिकृतियन क्या होगा। पहली बात तो डीएनए का प्रतिकृतियन एंजाइम पर निर्भर होता है, एंजाइम पर निर्भर अभिक्रिया होती है ये। कोई आपसे पूछता है कि एंजाइम पर निर्भर का मतलब बिना एंजाइम के अभिक्रिया नहीं होती, और कौन सा एंजाइम? उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके बारे में आगे पता लगेगा जैसे जैसे मैं चलूंगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका पूरा नाम होता है डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कुछ भी बोल दो। बोलो बात सही। डीएनए के प्रतिकृतियन का मतलब होता है डीएनए की कॉपी बनना, अर्थात डीएनए की कॉपी बनना। बोलो बात सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का प्रतिकृतियन जैसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका 1 से 2 होती है उससे पहले होता है। यह बात तो आपको कोशिका वाले चैप्टर में भी बताई होगी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का प्रतिकृतियन विदलन से पूर्व होता है। फिजन से पूर्व। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में होता है, यह भी आपको पता है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया क्लास 11th पढ़ के आए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों के पास खुद का आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो वहां पे भी होता है डीएनए प्रतिकृतियन। बोलो, पॉइंट क्लियर है? कुछ 11th के पॉइंट है, मगर यहां पे एक एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूकैरियोटिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बता दो। डन है? पक्का? चलें आगे। यहां तक सारी की सारी बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? बता दो। चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, डाउट देख लेता हूं, कोई डाउट होता है तो। पोल प्लीज, एक बार और समझाऊंगा। फिजन का मतलब होता है खंडन। जब जीवाणु 1 से 2 बनते हैं ना तो उसे फिजन बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में फिजन से पहले होता है ये। फिजन का मतलब बता दिया। अर्धसूत्री में दोनों श्रृंखला नहीं होती है बेटा, अर्धसूत्री अलग होता है, समसूत्री अलग है। कहां चाह रहा है? वो विभाजन था बेटा, क्लियर है। फिजन का मतलब होता है बेटा खंडन होता है। जब जीवाणु 1 से 2 बनेंगे ना, जैसे मान लो ये जीवाणु है, अब इस जीवाणु को आगे जाके विभाजन करना है, तो जो जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ होगा वो विभाजन से पहले डबल हो जाएगा। तो एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। ठीक है? बोर्ड में डायग्राम बेस्ड थ्योरी बिल्कुल लिख सकते हो। सेंट्रीफ्यूज का मतलब बेटा बताया आप, केंद्रण। इसका मतलब भारी चीजें नीचे रह जाती है, हल्की चीजें ऊपर रह जाती है। ये मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन बेटा। हाँ, सीजियम भी रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। ऑल क्लियर? सही। डीएनए की एक श्रृंखला ऊपर और एक श्रृंखला नीचे होती है। नहीं नहीं, वो तो डायग्राम में ऊपर नीचे बना दिया, वैसे तो बिल्कुल बराबर बराबर ही बनाना। पॉलीमरेज बेटा एक एंजाइम होता है जो नए डीएनए का निर्माण करता है। अभी पढ़ाऊंगा पॉलीमरेज एंजाइम, बस नाम याद रख पॉलीमरेज क्या होता है। एक डाउट है कि 15 अगर ग्वानिन है तो 14 से ज्यादा ही ना होगा। 14 ना ज्यादा ऊपर है ना 14
बेटा 15-14 ऐसे मत देखो, 15 भारी है 14 हल्का है। अब 15-15 है तो 30 किलो हो गए मान लो, तो भारी हो गया। 15-14 है तो 29 किलो, तो 30 किलो से तो हल्का ही होता है ना, बस इतना मानो। आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, अरे बेटा इतना तो साफ साफ लिखता हूं। ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया। सर समझ नहीं आ रहा है, प्लीज दोबारा बता देता हूं। वॉइस एरर नहीं बेटा, मेरा सही है। हाँ बेटा सीजियम क्लोराइड है, क्लियर है। ये स्लाइड वापस बता देता हूं। प्रतिकृतियन क्या होता है बेटा, क्लास 11 से पढ़ा होगा। प्रतिकृतियन का मतलब होता है नया डीएनए बनना। डीएनए से डीएनए बनना ही प्रतिकृतियन होता है, लिखा भी है मैंने। बेटा हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। जैसे 15-15 है, दोनों एक ही है तो संकर नहीं है। 15-14 है तो ये संकर है। जैसे मान ले फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये दो हैं, ये दो तो संकर नहीं है, एक जैसे हैं। मगर अगर मेरे पास ये दो चीज हैं, ये तो बेटा ये संकर है, अलग अलग है ना, इसलिए संकर बोलते हैं। ठीक है, हाँ साइंटिस्ट लिखने हैं। डायग्राम से थ्योरी खत्म बिल्कुल। 15-14 बेटा 15 एक बार इसलिए यूज किया क्योंकि 15 भारी होता है ना, 14 हल्का होता है। अगर तू हर बार 15 लेगा तो चीजें फिर नीचे ही बैठती जाएगी, इसलिए बेटा 14 यूज में लिया। ठीक है, हाइब्रिड डीएनए का मतलब बेटा संकर, एक 15 और एक 14 मतलब संकर डीएनए मिक्स है। ठीक है, डीएनए का प्रतिकृतियन संरक्षी नहीं होता, नहीं अर्ध संरक्षी होता है। ऑल क्लियर, ठीक है। ये तो डाउट बता दिया मैंने। कुछ समझ नहीं आया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या नहीं आया पता नहीं। 3 ही करवाएंगे स्टेप, 3 से ज्यादा में जरूरत नहीं है, 3 स्टेप में ही रिजल्ट आ जाता है। थर्ड वाला नहीं समझ में आया, बता देता हूं अभी। बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, थर्ड वाले के अंदर बस ये है कि अब एक डीएनए ऐसा होगा जो सबसे हल्का होगा, सबसे हल्का तो सबसे ऊपर 14-14। एक डीएनए ऐसा होगा जो 15-14 पहले की तरह ही भारी है, देखो ये ना, बस इतना सा है। डन है, क्लियर है। डीपीपी बेटा बोल दूंगा, ओपन करवा देंगे वो। साउंड बेटा यहां से तो क्लियर होगा, सबको आ रहा है क्लियर वॉइस? बेटा वॉइस क्लियर है क्या, बताओ पहले, बताओ वॉइस क्लियर है क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? जल्दी से बताओ। सभी को क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ क्लियर है ना? वॉइस तो क्लियर है बेटा। वॉइस तो क्लियर है बेटा, मैं बोल रहा हूं, बाकी सबको आ रही है तो बेटा तुम्हें भी आनी चाहिए। वॉइस तो क्लियर है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। डन है। लाइट बेटा यहां तो नहीं गई, यहां तो आ रही है। ठीक है, चल सकते हैं आगे। अब यहां तक की थ्योरी में किसी को कोई भी डाउट नहीं है कैसा भी? डन, ओके कर दो एक बार, बता दो डन है क्या? बेटा बहुत आराम आराम से चल रहा हूं मैं तो, धीरे धीरे। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, हाँ बेटा वॉइस सही आ रही है। यहां एक बार और चेक कर लेता हूं मैं। हेलो हेलो, हाँ सही है बेटा, वॉइस तो सही है। देख लेते हैं जरा। 97.63 को समझ में आ रहा है, 1% को भाई क्यों नहीं आ रहा है? क्या नहीं आया बेटा इसमें समझ में? मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है भी तो ऐसा। लो एक बार फिर देख लो। अगर कोई आपसे कहता है कि प्रतिकृतियन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि डीएनए से डीएनए का बनना ही प्रतिकृतियन की अभिक्रिया होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रतिकृतियन होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में होता है। एस प्रावस्था में प्रतिकृतियन होता है। एस प्रावस्था तुमने क्लास 11th में पढ़ी होगी कि एस प्रावस्था क्या होती है। ठीक है, आ जाओ आगे। यहां पे 3 प्रकार से प्रतिकृतियन होता है, मगर आपको केवल एक ही टाइप का प्रतिकृतियन देखना है, और वो प्रतिकृतियन कौन सा होता है? वो प्रतिकृतियन होता है अर्ध संरक्षी। अर्ध संरक्षी का मतलब आधा डीएनए नया, आधा डीएनए पुराना। अरे आप वॉइस आ रही है कि भाई? एनसीईआरटी बाद में पढ़ाऊंगा। बेटा डीएनए से डीएनए इसलिए बनता है क्योंकि जब कोशिका से 2 कोशिका बनेगी तो दोनों में ही तो आनुवंशिक पदार्थ डालोगे, तो फिर डीएनए से आपको डीएनए बनाना पड़ेगा।
आरएनए से आरएनए नहीं, डीएनए से डीएनए बनता है। वैसे बना सकते हो मगर डीएनए से डीएनए ही है आपके सिलेबस में। चले, वॉइस क्लियर है ना भाई? पहले बताओ वॉइस क्लियर है क्या? बेटा ऐसे मत किया करो, तुम परेशान करते हो कुछ बच्चे क्लास में। वॉइस ओके है? बताओ जल्दी से। जिसके वॉइस ओके नहीं है अपना साइन आउट करके साइन इन करो बेटा। कुछ बच्चे वॉइस क्लियर बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या होता है भाई। ऐसे क्यों करते हो भाई? परेशान क्यों करते हो क्लास को? ऐसे मत किया करो भाई। मैं फिर पोल नहीं करवा, मैं पूछना ही बंद कर दूंगा, पता है। 3% को क्या दिक्कत आ रही है भाई? साइन आउट करके साइन इन करो बेटा। वॉइस ओके है? सोचो 97% को सही आवाज आ रही है, 2% को 3% को क्यों नहीं आ रही भाई सही आवाज? सोचने वाली बात है। अब आती तो या तो किसी को भी साफ आवाज नहीं आती, आनी है तो फिर सबको साफ आवाज आनी है। सही बात है ना, सबको साफ आवाज आएगी फिर। चले, क्लियर है? डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा बेटा वही पढ़ाऊंगा अभी आगे। प्रतिकृतियां नहीं पढ़ाऊंगा अभी, पूरा थोड़ी हुआ है प्रतिकृतियां। क्लियर है ना बेटा? मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, बताओ। स्पीड ओके है बेटा? बता दो जरा। स्पीड तेज करनी है तो बता दो, स्पीड धीरे करनी है तो बता दो। सब कुछ पढ़ा रहा हूं बेटा। एनसीईआरटी अगली क्लास से पढ़ाऊंगा। बताओ स्पीड तेज करनी है क्या और, या स्पीड ओके है? क्लियर है ना? बेटा मेरी बात एक बार में सुनोगे तो सारे टॉपिक क्लियर होंगे। अब तुम सुनते ही नहीं हो, तुम अपना अपना काम पता नहीं क्या करते रहते हो, तो कैसे क्लियर होगा? मेरी बात सुनना चालू करो ना बेटा। मैं पॉइंट बताता हूं तो उसको सुना करो ना। सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात को? नहीं सुनोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में, सुनोगे तो सब कुछ आएगा। अब कुछ कह रहे 15-14 क्या है? बताया रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, बोला 4 बार, बोला लिखा भी हुआ है। ऐसे मत किया करो यार, तुम्हें ही दिक्कत होगी बेटा, सिलेबस नहीं होगा। तुम अभी तो मजे कर रहे हो इस चीज में कि ठीक है अर्चित सर का 15-20 मिनट ले लिया, मगर तुम खुद देख लो फिर। मैं तो 4 बार चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार पढ़ाने के बाद 2-3 बार और बता देता हूं, मगर उसके बाद भी कुछ बच्चे लिखते रहते हैं सर और दोबारा दोबारा दोबारा। सिलेबस नहीं होगा भाई, बताओ फिर कैसे होगा? धीरे धीरे बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। ये एंजाइम क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया ही नहीं है। एंजाइम क्या होता है पूछते हो, एंजाइम क्या होता है पढ़ाया ही नहीं बेटा, अभी पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाऊंगा तो ही तो समझ में आएगा ना एंजाइम क्या होता है। अभी तो पढ़ाया ही नहीं मैंने एंजाइम के बारे में, तुम पूछ रहे हो क्या होता है। चलें आगे, कोई भी दिक्कत? चलते हैं। अब बेटा मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि डीएनए का प्रतिकृतियन प्रोकैरियोटिक कोशिका में या कोशिका में कहां से प्रारंभ होता है? मान लो यही क्वेश्चन लिख दिया, मैंने बोला कि डीएनए का प्रतिकृतियन कोशिका में कहां से प्रारंभ होता है वो बताओ आप। पूछ लिया मैंने एक क्वेश्चन कि भैया डीएनए का प्रतिकृतियन कहीं से तो चालू होगा। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। यहां पे पहला आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगर कभी भी कोई भी आपसे पूछता है कि डीएनए का प्रतिकृतियन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां से प्रारंभ होगा, तो वो जरा ध्यान से देखना। अब अगर आपने क्लास 11th बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। सभी लोगों को याद होगा, प्लाज्मिड होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ, सुना भी होगा।
जो दोहरी श्रृंखला का बना होता है, दोहरी श्रृंखला का मतलब दो श्रृंखला, एक श्रृंखला मैंने बना दी, एक श्रृंखला ये रही, तो दोहरी श्रृंखला का बना होता है। बोलो बात सही? चलूं आगे। अब क्या बात है वो समझना। जिस भी जगह से, ध्यान से सुनना जरा, जिस भी जगह से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है, जिस भी जगह से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है, उस जगह को हम बोलते हैं रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन या ओआरआई बोलो पहले तो। क्या बोलते हैं? ओआरआई। ओआरआई को इंग्लिश से बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतियन का उद्भव। नीट में कभी भी क्वेश्चन आए कि कहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होगी, तो आपका आंसर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन की शुरुआत ओआरआई से होती है। एक ऐसा स्थल जहां पे प्रतिकृतियन चालू होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड होता है आनुवंशिक पदार्थ, आपको इतना तो पता ही होगा, 11वीं पढ़ के आए हो तो उसमें प्रतिकृतियन जहां से चालू होगा वो ये है। बोलो बात सही? तो एक ही ओआरआई होता है, एक ही उद्भव स्थल होता है। यहां लिख देता हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही ओआरआई पाया जाता है। बोलो बात सही? डायग्राम देख लेना बेटा, एनसीईआरटी में तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मगर मेरी अगर बात सुनोगे तो सब कुछ मिलेगा। चलूं आगे। मगर अगर यही आंसर आपको यूकैरियोटिक कोशिका के लिए लिखे, आंसर है यूकैरियोटिक कोशिका में, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका का मैंने मान लो डीएनए बना दिया, गोलाकार नहीं होता ना हमारा डीएनए, ऐसा होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए बना दिया। अब जहां पे यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में एक जगह पे प्रतिकृतियन नहीं होता, कई जगह पे प्रतिकृतियन की उद्भव स्थल पाया जाता है। कई जगह पे, एक जगह पे नहीं होता, कई जगह पे प्रतिकृतियन का उद्भव स्थल पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में, कई जगह पे। तो जिस भी जगह पे प्रतिकृतियन का उद्भव स्थल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जिस भी जगह पे पाया जाता है, जिस भी जगह पे पाया जाता है, उन सभी चीज को हम बोलते हैं ओआरआई। ये भी ओआरआई है। क्या है ये भी ओआरआई है, ये भी ओआरआई है, ये भी ओआरआई है, ये भी ओआरआई है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में ओआरआई एक से अधिक हो सकते हैं। बोलो बात सही? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ओआरआई एक ही होगा, जहां से प्रतिकृतियन प्रारंभ होगा उसे ओआरआई बोलते हैं। जिसको दिक्कत है वो लिख देता हूं, जहां से प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है। तो प्रतिकृतियन अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक जगह से प्रारंभ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन के कई सारी स्तर मिलते हैं। तो जिस जगह पे यूकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन के स्तर मिलते हैं ना, ये, इन्हें हम बायोलॉजी में एक नाम बोलते हैं रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन। लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, ये तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं बस। रेप्लिकॉन बोलते हैं। रेप्लिकॉन का मतलब वो जगह जहां से प्रतिकृतियन की प्रारंभ हो रहा है, उसे रेप्लिकॉन कहा जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में ओआरआई एक से अधिक होते हैं, और जो प्रतिकृतियन जहां पे होता है उसे रेप्लिकॉन कहते हैं। बोलो, डन है? पक्का?
क्लियर है? छोटी सी बात बोली है मैंने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन केवल एक स्तर पे चालू होगा, ओआरआई एक ही होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ओआरआई एक से अधिक होते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या डाउट है तो देख लेता हूं। मेरे फोन में पीडब्ल्यू डिलीट हो गया बेटा, लॉगिन करो ये तो, या मेल करो उनको। जूलॉजी वाली मैडम 12 का कोर्स एंड होने के बाद 11 का रिवीजन करवाएंगी, हम भी करवा देंगे बेटा, मगर पहले 12 तो कर लो एक बार। जी सर क्लियर है। ओआरआई क्या होता है बेटा? सब कुछ लिख देता हूं मैं, फिर पूछते हो ओआरआई क्या होता है। देख लिखा है बेटा, जहां से प्रतिकृतियन प्रारंभ होगा उसे हम ओआरआई बोलेंगे। जहां से रेस चालू होती है वो रेस का स्टार्टिंग होता है, जहां से प्रतिकृतियन चालू होगा वो प्रतिकृतियन का स्टार्टिंग होगा। सब बोलता हूं, ऑल क्लियर। सभी यूकैरियोटिक में डीएनए होता है। हाँ बेटा बिल्कुल। बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा बेटा, चैप्टर हो जाने तो फिर बता दूंगा। हाउ टू मैनेज स्कूल एंड नीट। बेटा देखो, नीट थोड़ा अलग होता है, मगर इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है? तब जाके ये सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में डीएनए नहीं होता, होता है बेटा, मगर प्रोकैरियोटिक में डीएनए को प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। 11th में था ये तो वैसे। क्लियर है? बोर्ड में आएगा। हाँ बोर्ड में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन भी। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा प्रतिकृतियन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दो, तो जो भी मैं लिखवा रहा हूं ये बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सारा लिखना पड़ेगा। ओआरआई बेटा बता दिया, जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, उसे हम ओआरआई बोलते हैं। जिसकी बेटा पहली क्लास है आज, हो सकता है समझ में नहीं आए तो भाई साहब पहले पुराने लेक्चर देख के आना। ओआरआई बता दिया बेटा, जहां से प्रतिकृतियन। सर एस प्रतिकृतियन बता दीजिए बेटा। कोशिका विभाजन में 4 प्रावस्था होती है, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था। तो एस प्रावस्था के अंदर डीएनए का प्रतिकृतियन होता है। कोशिका वाला विभाजन वाला चैप्टर है क्लास 11th का। ओआरआई बता दिया बेटा, जूलॉजी का भी बता दिया। ई कोलाई बेटा जीवाणु होता है, जिसका पूरा नाम एस्ट्रेशिया कोलाई होता है। तो ई कोलाई एक जीवाणु है, ठीक है? एम्स बेटा बिल्कुल बढ़िया। हाय शिवा है क्या? हाँ बेटा। सर आई रिक्वेस्ट टू ये बोर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल बता दूंगा दोस्त। यस सर क्लियर है। और प्लाज्मिड कुंडलित होता है बेटा, कुंडलित होता है, गोल होता है प्लाज्मिड, ठीक है? ओआरआई समझ आ गया सर, आप गुड बॉल। सेंट्रीफ्यूज मतलब प्लीज टेल मी। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जो चीजों को उसके आणविक भार, जो भारी होगा वो नीचे रह जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चीजों को सेपरेट करती है, ठीक है? चले भैया, यहां तक सब कुछ ओके है क्या? डन है? क्लियर है? बात बिल्कुल क्लियर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन का जहां से आरंभ होगा ओआरआई वो एक ही होगा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रतिकृतियन के लिए ओआरआई जहां से आरंभ होता है प्रतिकृतियन वो कई सारे हो सकते हैं। बता दो, ओके है? डन है? बताओ। सीधा क्वेश्चन नीट में या बोर्ड में भी ऐसा आ सकता है कि प्रतिकृतियन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, लिखनी पड़ेगी, फिर पूरा आ सकता है क्वेश्चन, आ नहीं सकता है। बहुत प्यारा। डन है? बताओ भाई। चल सकते हैं आगे? क्लियर है बिल्कुल? पोल तो आ ही रहा होगा अब। ठीक है भैया, आ जाओ। अभी बेटा प्रतिकृतियन पूरा नहीं हुआ, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसके बाद प्रतिकृतियन स्टार्ट होगा, ठीक है ना? आ जाओ बेटा। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रतिकृतियन की आवश्यकता। के लिए आवश्यकता क्या क्या होती है? आखिर क्या क्या चीज चाहती है आपको प्रतिकृतियन के लिए? पहली बात,
अगर आपको प्रतिकृतिन करना है तो आपको ओआरआई चाहिए। पहला, ओआरआई की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको यह तो पता होना चाहिए कहां से प्रतिकृतिन शुरू होगा, तो ओआरआई की आवश्यकता होती है। बोलो बात सही है? यहां तक पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट बी, खुद सोच के देखो, सोचना बेटा, बाकी तो सोचोगे नहीं सोचोगे तुम्हारे हाथ में है। अगर डीएनए की दोनों श्रृंखला मैंने अलग अलग कर दी, यहां पे एडिनिन है, यहां पे थाइमिन ही होगा, सही बात है। और अगर डीएनए से यहां से नया डीएनए बनेगा, एक इसका बनेगा एक इसका बनेगा, दोनों डीएनए बनाएंगे, ये भी बनाएगा और वो भी बनाएगा, तो एडिनिन के सामने कौन जुड़ेगा? यहां पे थाइमिन जुड़ेगा, यहां पे थाइमिन के सामने कौन जुड़ेगा? एडिनिन जुड़ेगा। ऐसे ही तो जुड़ता है। इसका मतलब आपको थाइमिन और एडिनिन भी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट का सक्रियण। देखो, जो बच्चा अगर आज क्लास में पहली बार आया है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं हम पहली बार आए हैं, कुछ कह रहे हैं हमारी पहली क्लास है, तो जिन भी बच्चों की क्लास अगर ये पहली है, तो बेटा देखो एक बात याद रखना, रट्टाफिकेशन तो है नहीं है, समय लगेगा। तो जो भी पुराने लेक्चर हैं वो सारे लेक्चर देखो, तब जाके ये बात बिल्कुल सही होगी कि, क्योंकि बच्चे कई कहते रहते हैं, मैं कई बार चैट बॉक्स में भी और कमेंट्स में देखता हूं, वहां पे लिखता है बच्चा कि हर्षित सर हमारी तो पहली क्लास है, हम क्या करें, ये तो समझ में नहीं आ रहा। बेटा पुराना नहीं पढ़ोगे तो नया नहीं समझ में आएगा, पुराना पढ़ोगे तो ही नया समझ में आएगा। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपने पुराना पढ़ा है तो ही आप आगे चल सकते हो। ये रट्टाफिकेशन नहीं है बेटा, मैं रटा भी नहीं सकता। अब जो मैं पॉइंट लिखूंगा ये मैं पूरा का पूरा आपको पुरानी क्लास में बता चुका हूं, सारा तुम खुद देख लेना। मगर कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी भी पूछेंगे ये क्या है, क्योंकि बेटा पुराने लेक्चर आपने देखे नहीं, आगे नहीं आएगा बेटा समझ में। ये क्लास 11th की बायोलॉजी नहीं है, कुछ चैप्टर जो रट लेंगे, समझना पड़ेगा बेटा इसमें कैसे है। अब जरा देखो, डीऑक्सी एडिनोसिन मान लो मेरे पास है डाइफॉस्फेट, इसका पूरा फुल फॉर्म सबको लिखवा चुका हूं, डीऑक्सी ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडाइन डाइफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडाइन डाइफॉस्फेट। इन सभी लोगों के साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर आप जोड़ दोगे, अकार्बनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दोगे, तुम्हारे पुराने वाले लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा पॉइंट लिख रखा है। तो यहां पे कितने फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट और जोड़ दिया तो क्या बन गए? 3 फॉस्फेट बन गए। एरो लगा रहा हूं यहां पे, ये एरो, ये एरो, ये एरो और ये एरो, तो ये बन गया डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट। सभी लोगों को पता होगा आईपी का मतलब होता है अकार्बनिक फॉस्फेट। तो जो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट है उसको आप किसमें, सॉरी, जो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट है उसको आप किसमें बदलोगे? उसको आप न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में बदलोगे। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। पहला काम कर लिया आपने, डाइफॉस्फेट के साथ, 2 फॉस्फेट के साथ, यहां पे सब में 2 फॉस्फेट है, इसके साथ एक फॉस्फेट और जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 3 फॉस्फेट बन जाएंगे। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, और क्या करना है। पहले वाले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूं मैं ये, मगर बेटा पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। चले, क्लियर है? अब सुनो जरा ध्यान से, सुनते रहना बेटा। देखो जिसको पढ़ना है वो तो मेरी बात सुनेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो तो टाइम पास करने के लिए आया है यहाँ पे। तो जिसको पढ़ना है वो बस मेरी बात सुन लेना ध्यान से, बाकी छोड़ो।
एनसीईआरटी बोलती है कि ये न्यूक्लियोटाइड जो फॉस्फेट होते हैं इनका कार्य क्या होता है, समझना जरा आप। अगर आप एक डीएनए से दो डीएनए बना रहे हो तो पहले डीएनए को तोड़ोगे भी, ध्यान से सुनना जरा। अगर आपने एक डीएनए से दो डीएनए बनाया तो पहले तो डीएनए को तोड़ा, तो डीएनए की दोनों श्रृंखला अलग अलग हो गई, उसके बाद नया डीएनए बनता है। यह बात क्लियर है? ठीक है। जब डीएनए टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगी। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का कार्य क्या क्या कार्य होता है? दो कार्य होते हैं। पहला, अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करना, सही बात। दूसरा, यह बात तो आपको पता ही है कि अगर एडेनिन है तो सामने थाइमिन जुड़ेगा यानी कि अभिक्रिया के लिए सबस्ट्रेट, क्रियाधार बनाना। क्रियाधार जानते हो ना, जिससे अभिक्रिया प्रारंभ होती है। जैसे चाय के लिए दूध चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, इलायची चाहिए, यही होता है ना, बस सेम टू सेम है। और दूसरा काम, अभिक्रिया के लिए क्रियाधार, क्रियाधार का मतलब होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है कच्चा माल के रूप में उपयोगी। बोलो, क्या दोनों पॉइंट क्लियर हैं? क्या ध्यान से देख लो जो मैंने सामने लिखा है, क्या वो सब कुछ क्लियर है? वहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं हर चीज समझाता दोस्त इसलिए हूं क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आए। मगर देखो, अब आप समझो ना, 100% में से वो 2-3% बच्चे पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं मेरी बातें। और आप समझो जरा, यहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं। वहां मैंने बोला कि न्यूक्लियोटाइड जो फॉस्फेट होते हैं इनके क्या रोल है, क्या रोल है इसका। पहला, अगर डीएनए को तोड़ोगे तो ऊर्जा निकलेगी, बहुत बढ़िया। तो पहला तो ऊर्जा जो निकलती है ये एक फायदा है। दूसरा, अगर ये डीएनए अलग अलग कर लिया, यहां पे एडेनिन था तो इसके साथ अब नया डीएनए बनेगा, उस पर थाइमिन ही तो लगाओगे, तो क्रियाधार यानी कि कच्चा माल तो चाहिए ही चाहिए। दो काम है, नीट में आ सकता है ये, नीट में क्यों आ सकता है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताओ, क्लियर है पॉइंट? दोनों पॉइंट क्लियर हैं। तीसरी चीज बेटा, कुछ और एंजाइम का प्रयोग होगा, मगर एंजाइम के नाम याद करो, प्रयोग तो देखेंगे बाद में। पहले नाम याद करना। आज यूं मत पूछना ये कैसे करता है, वो सब बताऊंगा, पहले नाम याद करो। जैसे पहला एंजाइम है, उसका एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, नहीं सॉरी, डीएनए हेलिकेज। आप लोगों को यह बात पता है, एडेनिन और थाइमिन जुड़े होते हैं 2 हाइड्रोजन बंध से, ग्वानिन और साइटोसिन जोड़ते हैं 3 हाइड्रोजन बंध से। तो जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने तो डीएनए को तोड़ना भी पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए हाइड्रोजन बंध तोड़ने पड़ेंगे। तो यह हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का कार्य करता है डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक के मध्य हाइड्रोजन बंध तोड़ता है। कैसे तोड़ेगा वो सब आगे आएगा, अभी तो बस इतना याद रखो, हाइड्रोजन बंध तोड़ने का कार्य करेगा। कैसे तोड़ता है वो अभी नहीं सीखना आपको, उसमें मत घुस जाना कैसे तोड़ेगा, वो अभी आगे पढ़ाऊंगा पूरी अभिक्रिया। अभी तो कच्चा माल ले रहा हूं, नंबरिंग चल रही है अभी बस। बताओ क्या क्लियर है? चलें आगे। अब सुनो बेटा, अगर मान लो मैं कभी भी आपके सामने कोई भी डीएनए बनाऊं, मान लो ये है, तो डीएनए में अति कुंडलन होगा। ये देखो कितना कुंडलन है, ऐसा ही होता है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के कुंडलन को भी थोड़ा बहुत खोलना पड़ेगा। तो डीएनए के इसी अति कुंडलन को धीरे धीरे खोलने का कार्य भी कुछ एंजाइम करते हैं, तभी तो बेटा डीएनए अलग अलग होगा। हाँ,
तो जिसमें दो एंजाइम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए गायरेज, और एक एंजाइम है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। आज तो बस ये याद रखना नाम, तो काम हो जाएगा। डीएनए गायरेज आपको मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि टोपोआइसोमरेज मिलता है यूकैरियोटिक कोशिका में। सही बात है, ठीक है। ये है नहीं डीएनए गायरेज आपके सिलेबस में, मगर एक एक्स्ट्रा है जो मैंने लिख दिया बस यहां पे, ठीक है। तो क्या काम करेगा आपको बताया, डीएनए का जो अतिकुंडलन है, अतिकुंडलन है, इसके तनाव को खोलने का कार्य करेगा जिससे नॉर्मल हो जाए, ठीक है। लिख रहा हूं मैं, डीएनए अतिकुंडलन को खोलता है, यह भी सेम ही काम करेगा, बट फर्क है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चले आगे। बता दो जल्दी से, यहां तक सारा पॉइंट क्लियर है? चल सकते हैं? श्योर। एक और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, बस आज यही याद रखना है बस। ये क्या काम करेगा? नए डीएनए का निर्माण करेगा, नए डीएनए का निर्माण करता है। कैसे करता है बाद में आएगा सब, बस अभी तो नाम नाम याद रखना है। एक और एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ये डीएनए खंडों को जोड़ता है। आपको बस नाम और काम याद रखना है। कैसे करेगा वो जब पढ़ाऊंगा तब देखना, अभी तो नाम और काम याद करना है, अभी और कुछ नहीं करना, नाम और काम बस। अगला एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। ये होता है आरएनए का छोटा खंड। बोलो बात सही? अब एक बात और समझना, जब ध्यान से सुनना, जब डीएनए की दोनों श्रृंखला ऐसे है और आप धीरे धीरे इसको अलग अलग करोगे ऐसे, तभी तो नया डीएनए बनाओगे। तो हो सकता है ये दोनों श्रृंखला वापस से चिपक जाए। तो डीएनए की इन दोनों श्रृंखला को वापस से चिपकने से बचाने के लिए भी एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। इसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और हिंदी में बोलते हैं एकल श्रृंखला बंधन प्रोटीन। बोलो बात सही है? क्या काम करेगा आपको बताया मैंने। यह करेगा डीएनए की जो दोनों खुली हुई श्रृंखला है उनको पास में आने से रोकेगा। डीएनए की खुली श्रृंखला को वापस चिपकने से रोकता है। सब कुछ आगे समझ में आएगा, अभी तो बस नाम और काम याद रखना, इसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, क्योंकि बाद में मैं सीधा बोलूंगा एसएसबी प्रोटीन तो आप समझ जाना अच्छा दोनों डीएनए की श्रृंखला को दूर दूर रखेगा, तो यही काम है। बोलो जी, पॉइंट क्लियर है? पक्का?
यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, बता दो भैया। हाँ 12th बोर्ड में भी आएगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ गर्मी है बेटा आज। बेटा एसएसबी प्रोटीन बताया क्या होता है, दोनों श्रृंखला को अलग अलग रखने का कार्य एसएसबी करता है। कैसे रखेगा वो आगे पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा वो। जब तू पूरी प्रक्रिया पढ़ेगा तब तेको ये बात समझ में आएगी। अभी तो बस नॉर्मल नॉर्मल बात पढ़ के देखो, जरा पढ़ के देखो। चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, पढ़ के देखो ये यहां से। क्या पॉइंट क्लियर है क्या? आज तो बस पढ़ के देखो ये। अगला पेज पढ़ो ये। आज तो कुछ नहीं करना, बस इन एंजाइम्स के बारे में बस आज आपको याद रखना है कि एंजाइम्स कौन सा होता है, बस और कुछ नहीं। आज बस इतना ही याद रखना है, बस ज्यादा की बात नहीं करनी है आज, बस इतना ही कर लो, बस काम हो जाएगा। और कभी हैंडराइटिंग मान लो नहीं भी समझ में आती, वैसे तो इतनी बेकार तो नहीं है, फिर भी कभी किसी को लगता है नहीं आती, तो जब मैं लेक्चर बोलता हूं ना, लेता हूं, तो मैं बोलता भी हूं, तो वो बोलना सुन लिया करो, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बस पढ़ना है आज। ये एंजाइम कैसे काम करेंगे वो आगे की बातें हैं। डन? पक्का? यहां तक बता दो, ए पॉइंट डन है क्या? बता दो। एनसीईआरटी वगैरह सब बाद में पढ़ाऊंगा, टॉपिक के बीच में भी एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो पोल का भी कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बहुत कुछ करने वाले हैं अपन। मगर मैं फिर बोलता हूं आपसे, थ्योरी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग बताया था, बड़ा आसान है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस थ्योरी देख लिया करो बस मेरे साथ, और कुछ नहीं। अट्ठानवे पॉइंट से 39 को समझ में आ गया, यहां तक बिल्कुल सही बात। और इतना ही पढ़ना है बस आज, आज और कुछ नहीं करना, आज इतना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी मत पढ़ना, फिर बोल रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी मत पढ़ना। आज केवल और केवल आपको काम करना है कि जो डीपीपी है उसके क्वेश्चन कर लेना। कुछ एक दो क्वेश्चन अगर उसमें से नहीं हुए तो घबराने की जरूरत नहीं है, कल वाला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक चलता है दोस्त, ये रट्टाफिकेशन नहीं है। अभी तो अपन ने ये वाला काम किया है कि कौन कौन से इसमें आएंगे भाई साहब, हीरो हीरोइन सब कौन कौन से हैं। अब कल वाले में अपन पूरा एक्सपेरिमेंट इसको क्लियर कर देंगे। बताओ डन है? पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक तो फटाफट से बता दो। इतना ही पढ़ना है बस आज इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ लो बस, काफी है बेटा आज, इतना ही पढ़ लो तो काफी है। 15-15 सबसे भारी, 15-14 उससे हल्का, 14-14 सबसे हल्का। वाह, हो गया मेसेल्सन स्टाल। बोलो क्या कहते हो? बस इतना सा आसान है। वीसिया फाबा फावा बीन टेलर ने काम किया था, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शानदार वाली बात है ये। डीएनए प्रतिकृति अर्ध संरक्षी, आधा नया आधा पुराना होगा। यूं मत बोला करो 14 नीचे लिखा है 15 ऊपर लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो कोई टेंशन नहीं। डन है? क्लियर है ये बात? सॉन्ग क्या सुनोगे भाई, सॉन्ग वॉन्ग तो क्या सुनोगे तुम लोग, सॉन्ग क्या सुनोगे, सॉन्ग तो तुम वैसे ही बहुत सुनते रहते होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात जितनी मैंने पढ़ाई है, देखो ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता, मैंने पहले भी बोला, इतना पढ़ाता हूं कि आज तुम बैठ के कर लो बस। नहीं तो बेटा मैं तो एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दूं, मगर कोई मतलब नहीं है बेटा। इतना पढ़ लो जितना मैंने पढ़ाया बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें, इतना ही पढ़ लो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। डन है? क्लियर? टेस्ट का सिलेबस तो शायद तुमको अपडेट हो जाता है बेटा, मुझसे कम अपडेट होता है, तुम्हें ज्यादा अपडेट हो जाता होगा। तो ये टेस्ट का सिलेबस तो ये आशा करता हूं कि यहां तक लगभग सारा का सारा पॉइंट क्लियर है। गाना तुम सुन लो बेटा, नेट के ऊपर इतने सारे गाने के चैनल चलते हैं, मुझसे क्या सुनते हो।
चलो बाय बाय, टेक केयर। इतना पढ़ लेना बस, इतना पढ़ लेना बस, इतना सा काम कर लो, इतना पढ़ लो, ठीक है। बाय बाय।